हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। साथियों, करंट अफेयर्स में अभी हाल ही में मिस्र ने एक डाक टिकट जारी किया है भारत के परिप्रेक्ष्य में। तो मिस्र ने भारत के संबंधों को लेकर के, भारत और मिस्र के संबंधों को लेकर के एक डाक टिकट जारी किया है। डाक टिकट जारी किया है। जब कोई देश एक दूसरे देश के सम्मान में कोई प्रतीक चिन्ह या कोई डाक टिकट या कोई अन्य प्रकार की गतिविधि करता है तो वह कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत की आज़ादी 15 अगस्त 1947 को हुआ। लेकिन मिस्र ने भारत की स्वतंत्रता को मान्यता 18 अगस्त को दिया। यानी स्वतंत्रता के 3 दिन बाद वो मान्यता देता है। अठारह अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता को मान्यता देता है और 75 साल पूरे हो गए। 75 वर्ष दोनों के संबंधों को पूरा हो गया है। भारत और मिस्र के संबंधों को 75 वर्ष पूरे हो गए और इसी 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मिस्र ने भारत के सम्मान में डाक टिकट जारी किया है। 1955 में एक ऐतिहासिक मैत्री संधि हुई। कहा जाता है कि यदि कोई देश दूसरे के गणतंत्र को या दूसरे के स्वतंत्रता को मान्यता देता है तो पहले चीज तो वो स्वयं संप्रभु होना चाहिए और दूसरा कि वह संप्रभुता का सम्मान करना उसे आना चाहिए। कोई भी राष्ट्रीय हित में कोई भी देश विश्व का जब सम्मान करता है जब उसका राष्ट्रीय हित निहित हो। तो मिस्र का राष्ट्रीय हित अपना था, भारत का राष्ट्रीय हित अपना था। लेकिन मिस्र ने 75 वर्षों के संबंधों पर एक डाक टिकट जारी किया। उन्नीस 1955 में एक ऐतिहासिक मैत्री संधि होती है, यानी कि मिस्र और भारत इन दोनों के साथ एक मैत्रिक जो संधि होता है वो हुआ 1955 में। मैत्री संधि का मतलब ये होता है कि एक दूसरे का सम्मान करना, एक दूसरे के संप्रभुता को ध्यान में रखना, अखंडता, अहस्तक्षेप की नीति, और ज़रूरत पड़ने पर एक दूसरे के साथ खड़ा होना। तो ये मित्रता की संधि 1955 में मिस्र के साथ हुआ। मिस्र और भारत के साथ में जो निवेशिक कार्य है, यानी जो एफडीआई आता है, एफडीआई में $3.15 बिलियन डॉलर ये मिस्र से आता है, मिस्र के रास्ते भारत में आता है।
तो माना जाता है कि विश्व के जो बड़े निवेशक हैं, विश्व के जो बड़े निवेशक हैं उनमें से मिस्र एक है। यानी जो निवेश आता है ऐसे स्थलों से, उनमें से एक मिस्र भी है। दोनों के मध्य में रक्षा संबंधी जो समझौते हुए वो 1960 के दशक में हुए। किसी देश के साथ में 3 समझौते होते हैं। एक होता है राजनैतिक, आर्थिक और सामरिक। अगर और ज़्यादा संबंध प्रगाढ़ हैं और हमारे दैनिक जीवन में और हमारे मुल्क के जो अन्य देश हैं जिससे हमारे संबंध बनने हैं उनके दैनिक जीवन में यदि समानता है तो माना जाता है कि सांस्कृतिक भी संबंध बढ़ेंगे। अब ये 3 तो मस्ट हो जाते हैं। जिसके साथ केवल आर्थिक संबंध होते हैं, राजनीतिक संबंध होते हैं और यदि सामरिक संबंध नहीं हैं तो माना जाता है कि उनके आंतरिक गतिविधियों में या वैश्विक समुदाय में जब ज़रूरत पड़ेगी एक दूसरे की तो उस पर नहीं खड़े होंगे, उनको अपने अर्थ से मतलब है। लेकिन यदि सांस्कृतिक संबंध बने हैं तो इसे बोला जाता है सॉफ्ट पावर। सॉफ्ट पावर में सांस्कृतिक गतिविधियां ज़्यादा देखी जाती हैं। यानी कि जो सांस्कृतिक गतिविधियां होती हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में ये बहुत महत्वपूर्ण योगदान रखता है। जो डिप्लोमेसी होता है, जो सॉफ्ट डिप्लोमेसी होता है, उसमें सांस्कृतिक संबंधों का बहुत मायने रखता है। सामरिक संबंध तो मिस्र के साथ जो हमारे सामरिक संबंध प्रारंभ हुए 1960 में और 1960 के पश्चात भारत और मिस्र ने मिलकर के संयुक्त रूप से हेलन 300 का निर्माण किया। अब ये हेलन 300 क्या है? तो ये फाइटर विमान है, फाइटर जेट है। फाइटर जेट है। अब यहाँ प्रश्न कैसे बन सकते हैं? तो इम्पॉर्टेंट तो एक ही है कि भाई हाल ही में किस देश ने भारत के साथ अपने 75 वर्षगांठ के रूप में एक डाक टिकट जारी किया? तो वो किया मिस्र ने। अब जो कि प्रश्न तो केवल एक बन सकता है या ऐसा भी बन सकता है कि हाल ही में भारत और मिस्र के साथ संबंधों को कितने वर्ष पूरे हो गए? तो 75 वर्ष। क्वेश्चन यही 2 महत्वपूर्ण हैं। लेकिन अगर इनसे जुड़ा हुआ कुछ प्रश्न और पूछे जा सकते हैं तो कूट में दे देंगे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और विचार करने को दे देगा नंबर 1 कि मिस्र भारत के विदेशी निवेशों में सबसे बड़े निवेशों में से एक है, नंबर 1 दे देगा। नंबर 2 दे देगा कि भारत ने मिस्र के साथ संयुक्त रूप से हेलन 300 का जेट फाइटर का निर्माण किया है। और दोनों में दे देगा, फिर दे देगा कि 1950 से ही भारत और मिस्र के साथ रक्षा सहयोग बढ़ा था। तो यहाँ पे 1950 देगा, बस इसे एक पॉइंट गलत हो जाएगा और ये दोनों सही हो जाएंगे। तो ऐसे प्रश्न पूछे जाने की पूरी प्रोबेबिलिटी रहेगी। अगला पॉइंट है 2022 के लिए युवा और बाल साहित्य पुरस्कार। देखिए, हमारे
भारत के संविधान में, भारत के संविधान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, 22 भाषाएं शामिल हैं। इसमें अंग्रेजी नहीं है, राजस्थानी नहीं है, लेकिन जब कभी सम्मान की बात आती है तो उसमें अंग्रेजी साहित्य को भी, राजस्थानी साहित्य को भी, इन लोगों को भी सम्मान दिया जाता है। तो अगर कहीं पे आपको 22 भाषाओं में दिया गया मिले, 23 भाषाओं में दिया गया मिले, तो आप ये मत समझ लीजिएगा कि अगर 22 भाषाओं में दिया गया मिला है मतलब कि जो हमारे संविधान में वर्णित है उसी को दिया गया है, ऐसा नहीं है। ये अलग बातें हैं कि किसको दिया जा रहा है, लेकिन हाँ, ये आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है कि 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं। तो हाल ही में जो साहित्य अकादमी है, साहित्य अकादमी ने 2022 के लिए युवा और बाल साहित्य पुरस्कार की घोषणा किया है। किसने किया है? साहित्य अकादमी। दो 2022 के लिए बाल युवा और बाल साहित्य पुरस्कार। इसमें 50,000 रुपया प्लस एक प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। अब साहित्य अकादमी ने 2022 के लिए युवा और बाल साहित्य पुरस्कार की घोषणा किया है। 23 भाषाओं में युवा पुरस्कार को और 22 भाषाओं में बाल साहित्य को दिया जाएगा। 23 भाषाओं में युवा पुरस्कार को और 22 भाषाओं में, तो 23 भाषाओं में यानी 22 भाषाओं में बाल साहित्य और 23 भाषाओं में, 22 भाषाओं में युवा पुरस्कार और 23 भाषाओं में बाल साहित्य पुरस्कार दिए जाने की घोषणा किया गया है। अब बाल साहित्य में जो हिंदी के लिए दिया गया है उसमें भगवंत अनमोल को दिया गया है। भगवंत अनमोल कानपुर के निवासी हैं। हिंदी भाषा के लिए भगवंत अनमोल को दिया गया है। ये कानपुर के निवासी हैं। इनकी पुस्तक है प्रमेय। इसके लिए इनको बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया है। पुरस्कार दिया गया है। अब भगवंत मान तो मुख्यमंत्री हैं पंजाब के। भगवंत अनमोल को हिंदी भाषा के प्रमेय के लिए इनको बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया है। और अंग्रेजी भाषा के लिए मिहिर वत्स को दिया गया है। अंग्रेजी भाषा के लिए मिहिर वत्स को दिया गया है। इनकी पुस्तक है टेल्स ऑफ हजारीबाग। टेल्स ऑफ हजारीबाग के लिए इनको
साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया है। और संस्कृत भाषा के लिए श्रुति कानिटकर को दिया गया है। संस्कृत भाषा के लिए श्रुति कानिटकर को दिया गया है। इनकी जो पुस्तक है श्रीमती चरित्रम, श्रीमती चरित्रम, इसके लिए जो है श्रुति कानिटकर को पुरस्कार दिया गया है, साहित्य सम्मान। और उर्दू के लिए मकसूद आफाक को दिया गया है। इनकी पुस्तक है गिरयाह, इनकी पुस्तक है गिरयाह। उर्दू के लिए मकसूद आफाक को दिया गया है। मकसूद उर्दू के लिए मकसूद आफाक, इनकी पुस्तक है गिरयाह। इसके लिए इन्हें बाल साहित्य से सम्मानित किया गया है। और हिंदी साहित्य में 22 भाषाओं में दिया गया है। अंग्रेजी भाषा के लिए है आरसिया संतार को, अंग्रेजी भाषा में आरसिया संतार को दिया गया है। इनकी पुस्तक है महाभारत फॉर चिल्ड्रेन। अंग्रेजी के लिए आरसिया संतार। इनकी पुस्तक है महाभारत फॉर चिल्ड्रेन, इसके लिए दिया गया है। और हिंदी भाषा के लिए दिया गया है क्षमा शर्मा को। इनकी पुस्तक है चुनिंदा बाल कहानियाँ, चुनिंदा बाल कहानियाँ। हिंदी के लिए क्षमा शर्मा और पुस्तक का नाम है चुनिंदा बाल कहानियाँ, यानी कहानियों का संग्रह है। ये कहानियों का संग्रह है। अब इतने जो महत्वपूर्ण साहित्य थे उनको जो पुरस्कार दिया गया, यहाँ से प्रश्न कैसे बनेंगे कि हाल ही में साहित्य अकादमी ने युवा और बाल साहित्य पुरस्कार देने की घोषणा किया। इनमें से बाल साहित्य में हिंदी में किसे प्राप्त हुआ ये सम्मान? तो भगवंत अनमोल को। दूसरा प्रश्न पूछेगा, हाल ही में भगवंत अनमोल को हिंदी भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया, वह किस पुस्तक के लिए दिया गया? तो यहाँ पे आपका उत्तर होगा प्रमेय। अगला प्रश्न पूछेगा, मिहिर वत्स को अंग्रेजी में बाल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया, उनके पुस्तक का नाम क्या है? तो उनके पुस्तक का नाम है टेल्स ऑफ हजारीबाग, टेल्स ऑफ हजारीबाग। चौथा प्रश्न ऐसा बन सकता है कि टेल्स ऑफ हजारीबाग को अंग्रेजी बाल साहित्य का पुरस्कार प्राप्त हुआ, यह पुस्तक किसने लिखा है? तो मिहिर वत्स ने लिखा है। संस्कृत से संबंधित जो प्रश्न आएंगे वो प्रश्न पूछेगा कि श्रुति कानिटकर को श्रीमती चारित्रम के लिए सम्मानित किया गया है, वह किस भाषा की लेखिका हैं? तो संस्कृत भाषा की लेखिका हैं। उर्दू भाषा साहित्य के लिए मकसूद आफाक को बाल साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया, उन्होंने किस पुस्तक को लिखा है? तो गिरयाह के लिए इनको प्राप्त हुआ है। और सातवां प्रश्न बनेगा कि हिंदी साहित्य के लिए जो बाल पुरस्कार है अंग्रेजी भाषा में किसे दिया गया? तो आरसिया संतार को दिया गया। अंग्रेजी भाषा के लिए
अर्सिया संतार को दिया गया। अर्सिया संतार को हाल ही में साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया है। उन्होंने किस पुस्तक के लिए यह सम्मान प्राप्त किया है? तो महाभारत फॉर चिल्ड्रन, महाभारत फॉर चिल्ड्रन के लिए। और हिंदी भाषा के लिए हिंदी साहित्य किसे सम्मान चुना गया है? तो क्षमा शर्मा को प्राप्त हुआ है। क्षमा शर्मा की पुस्तक है चुनिंदा कहानियाँ। तो ये 9-10 क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं और आप लोगों को इसे याद रखने की आवश्यकता है। अगला पॉइंट है संपीड़ित बायोगैस परियोजना। संपीड़ित बायोगैस परियोजना को अभी हाल ही में एचपीसीएल ने यानी हिंदुस्तान पेट्रोलियम निगम लिमिटेड, इन्होंने राजस्थान के जालौर में यानी जालौर के सांचौर में, देखिए राजस्थान प्रांत हो गया, जालौर जिला हो गया और सांचौर स्थान हो गया जहाँ पे संपीड़ित बायोगैस परियोजना लगाया जाएगा। और यह हरित ऊर्जा और पर्यावरण के प्रबंधन हेतु किया जाएगा। हरित ऊर्जा एवं पर्यावरण प्रबंधन हेतु। कहा था कि जो प्रतिदिन 100 टन गोबर का प्रयोग करके बायोगैस बनाया जाएगा। और जो बायोगैस प्रतिदिन 100 टन गोबर के साथ प्रयोग करके बनाया जाएगा उसका प्रयोग ऑटोमोबाइल ईंधन के रूप में किया जाएगा। यानी कि गोबर्धन योजना जो चला था, गोबर्धन योजना ये चलाया गया था अप्रैल 2018 में। गोबर्धन योजना अप्रैल 2018 में प्रारंभ किया गया था और इसी के तहत कहीं भी अगर गोबर गैस से संबंधित कोई कार्य होता है तो वो उसमें ये योजना केंद्र में होती है। प्रतिदिन 100 टन गोबर का प्रयोग करके बायोगैस बनाया जाएगा। अब इसका प्रयोग कहाँ किया जाएगा? तो ऑटोमोबाइल ईंधन के लिए। ईंधन के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा। और इस कार्य को, इस परियोजना को जो पूरा करने का समय रखा गया है वो 1 वर्ष का रखा गया है कि संपीड़ित बायोगैस परियोजना 1 साल में बन जाएगा। यानी कि जो चालू करने का जो अवधि है वो है 1 वर्ष। 1 साल के अवधि में इसको चालू किया जाएगा। गोबर्धन योजना के तहत, भारत सरकार की योजना है, इसके तहत यह परियोजना विकसित किया गया है। अब यहाँ पे प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे? प्रश्न पूछे जाएंगे कि हाल ही में संपीड़ित बायोगैस परियोजना
हाल ही में संपीड़ित बायोगैस परियोजना कहाँ प्रारंभ की गई है? तो पहला उत्तर होगा राजस्थान में, अगर प्रांत देगा। दूसरा, राजस्थान न दे करके जिला दे सकता है तो होगा आपका जालौर में। तीसरे में जिला भी न दे करके स्पेशल स्थान दे सकता है तो आपका उत्तर होगा सांचौर में। यानी ये प्रांत हो गया, राजस्थान का ये जिला हो गया और ये स्थल हो गया जहाँ पे ये लगाया जाएगा। दूसरा ये पूछ सकता है प्रश्न कि इसे किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम निगम लिमिटेड जो है यह कार्य कर रही है। दूसरा, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा। तीसरा प्रश्न होगा कि प्रतिदिन कितने टन गोबर का प्रयोग किया जाएगा? तो 100 टन गोबर का प्रयोग किया जाएगा। चौथा प्रश्न होगा कि इससे उत्पन्न जो ईंधन वो होगा, बिजली होगा या गैस होगा, बायोगैस होगा, उसका प्रयोग कहाँ किया जाएगा? तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में किया जाएगा, ऑटोमोबाइल ईंधन के रूप में किया जाएगा। और यह परियोजना किस परियोजना के तहत कार्य कर रहा है? तो गोबर्धन योजना के तहत कार्य कर रहा है। गोबर्धन योजना के तहत। तो हो सकता है कि गोबर्धन योजना के तहत ये प्रारंभ किया गया है, तो पूछ सकता है गोबर्धन योजना कब प्रारंभ किया गया था? तो गोबर्धन योजना अप्रैल 2018 में प्रारंभ किया गया था। गोबर्धन योजना पूर्ण रूप से भारत सरकार की योजना है, भारत सरकार की योजना है। तो ये आपके 6 प्रश्न इससे बनेंगे। अगला पॉइंट है गरबा नृत्य। अभी हाल ही में चर्चा में आ गया है गरबा नृत्य। गरबा जो नृत्य है ये गुजरात का लोक नृत्य है। नृत्य इसको लेकर के भारत ने यूनेस्को के सांस्कृतिक सूची में शामिल करने के लिए नामित किया है। शामिल करने के लिए नामित किया, ये याद रहे कि नामित किया गया है, अभी उसमें शामिल नहीं किया गया है। भारत के तरफ से नामित किया गया है 2022 के लिए। अब अगर जब बैठक होगा नवंबर दिसंबर में यूनेस्को की, उसमें अगर इसे शामिल कर लिया जाता है गरबा नृत्य को, तब इसे शामिल माना जाएगा। लेकिन प्रश्न आ सकता है कि हाल ही में भारत ने किस लोक नृत्य को यूनेस्को के सांस्कृतिक सूची में शामिल करने का लिए नामित किया है? तो नामित शब्द आएगा तो याद रखिए गरबा नृत्य है भी। गरबा नृत्य में क्या होता है कि इसमें कम से कम 2 लोग शामिल होते हैं, कम से कम 2 लोग, और 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 लोग शामिल होंगे। और इसमें डांडिया का प्रयोग किया जाता है, डांडिया का प्रयोग किया जाता है। तो प्रश्न यहाँ पे ऐसे बनेंगे कि हाल ही में भारत सरकार ने यूनेस्को में सांस्कृतिक सूची में शामिल करने के लिए किस नृत्य के लिए नामित किया है? तो गरबा नृत्य है। गरबा नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? तो गुजरात का है। गरबा नृत्य में कितने लोग कम से कम शामिल हो सकते हैं? तो कम से कम 2 लोग शामिल होते हैं, अधिकतम कई हो सकते हैं। गरबा नृत्य में डांडिया का प्रयोग किया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जिसे आपको याद रखने की ज़रूरत है। तो साथियों, मैं अपने क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूं और आप लोगों से निवेदन करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें
लाइक करें, कमेंट करें और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।